नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति में कई बड़े डेवलपमेंट हुए। बीजेपी के नेताओं ने चिराग पासवान को मना लिया। एनडीए में सीटों के बंटवारे की बात करीब करीब फाइनल हो गई है। अगले हफ्ते एनडीए की सभी पार्टियां एक साथ बैठकर इसका ऐलान करेंगी। महागठबंधन में सीटों का बंटवारा तो नहीं हो पाया। हालांकि खबर है कि कांग्रेस को 12 सीटें कम लड़ने पर मना लिया जाएगा। कोई बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ा चुनावी दांव चला। ऐलान किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो शपथ लेने के 20 दिन के भीतर कानून बनाकर बिहार के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। कांग्रेस के नेताओं ने हां में हां मिलाई। कहा, सारा गुणा गणित करने के बाद यह फैसला हुआ है। रोड मैप तैयार है, बस रिजल्ट आने की देर है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बरसात होगी। प्रशांत किशोर ने कहा, इस तरह का वादा करने वाले तेजस्वी या तो खुद मूर्ख हैं या फिर बिहार के लोगों को मूर्ख समझते हैं। आरजेडी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर कोई ऐसे वादे पर यकीन नहीं करेगा। प्रशांत किशोर ने आज अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का खुद का नाम तो नहीं है और वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे, इसकी चर्चा हम आज के बाद में जरूर करेंगे। तेजस्वी के सरकारी नौकरियों के वादे पर एनडीए के नेताओं ने कैसे रिएक्ट किया, अब एनडीए इसे कैसे काउंटर करेगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं चिराग पासवान से। एनडीए में सीटों के बंटवारे का मसला चिराग पासवान का अटका हुआ था। आज बीजेपी की तरफ से काफी कोशिश हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को दिल्ली में चिराग के घर भेजा गया। चिराग को पता चला कि नित्यानंद राय आ रहे हैं तो वो उनके पहुंचने से पहले ही घर से निकल गए। नित्यानंद राय चिराग की मां से दुआ सलाम करके लौट गए और इसके बाद चिराग से फिर बात की गई। चिराग नित्यानंद राय से मिलने को राजी हुए। दोपहर बाद दोनों की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक बात हुई और इसके बाद दोनों नेता मुस्कुराते हुए कैमरों के सामने आए। हालांकि किसी ने कुछ बताया नहीं। नित्यानंद राय ने सिर्फ इतना कहा कि चेहरे की हंसी से समझ लीजिए क्या हुआ। चिराग पासवान ने भी कहा, सब कुछ अच्छा है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट ही सारी बयां है, कहानी है, सब कुछ सकारात्मक है। समय से सब कुछ आपको चिराग जी बताएंगे। बस इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। अभी यह खबर आई है कि कुछ देर पहले नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान फिर से चिराग पासवान से मिलने उनके घर गए हैं। अब सबकी निगाहें चिराग पासवान पर हैं। सवाल यह है कि बीजेपी ने चिराग को कितनी सीटों का ऑफर दिया और बात कितनी सीटों पर फाइनल हुई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास। देवेंद्र, कल आप कह रहे थे कि चिराग पासवान 43 सीटों की मांग कर रहे हैं, आज क्या डेवलपमेंट है? और उसमें यह था रजत जी कि 43 की वो डिमांड कर रहे थे और 30 उनको उम्मीद थी कि, और लिस्ट जाहिर तौर पे बड़ी डिमांड की जाती है ताकि उसमें से कटौती होते होते भी एक ठीक ठाक आंकड़ा मिल जाए। तो हुआ ये आज की तारीख में जब नित्यानंद राय गए पहली बार मिलने तो रामविलास पासवान जी की पत्नी के साथ उनकी मुलाकात हुई। और ये रिश्ता जो है नित्यानंद राय का और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं और इनके चुनाव में रामविलास जी बहुत मदद करते रहे। तो वो घर वाला उन लोगों का रिश्ता है और इसी लिहाज से उनको ट्रबल शूटर के तौर पे आगे किया गया था। उन्होंने उनके माँ से ये सारी बातचीत की और उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान को उनकी माँ ने बोला। फिर दोपहर की जो मुलाकात हुई उस मुलाकात में बीजेपी 20-22 का जो आंकड़ा था उससे थोड़ा आगे बढ़ना शुरू हुई और चिराग पासवान जो कि 30 उम्मीद कर रहे थे उससे वो नीचे आना शुरू हुए। और अभी जो बैठक हो रही है इस बैठक में ये उम्मीद की जा सकती है कि 24 से 26 के बीच में ये कोई आंकड़ा रहेगा जिस पर मुहर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें कोई बड़ी अड़चन जैसी चीज़ नहीं है और इस तरह का गतिरोध नहीं है कि चिराग पासवान कोई और कदम उठाएं या बीजेपी कोई और कदम उठाने जा रही है। ये लगभग सॉर्टेड जिसे कहते हैं वैसी स्थिति आ गई है। और इस मीटिंग के बाद धर्मेंद्र प्रधान जब वहाँ पे पहुँचे हैं
तो उसके पीछे वजह ये थी कि नित्यानंद राय और चिराग पासवान की जब बातचीत हो गई, उसके बाद नित्यानंद राय गए धर्मेंद्र प्रधान के पास, उन्होंने सारी चीज़ को ब्रीफ किया। उसके बाद सोर्सेज के द्वारा हमें जानकारी मिली कि बीजेपी के टॉप लीडरशिप से धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रीन सिग्नल लिया और दोबारा अब जब वो गए हैं चिराग पासवान के साथ खुद ही नित्यानंद राय के साथ की मौजूदगी में वो बातचीत करने के लिए, तो समझा जा सकता है कि लगभग डील पे मुहर लगा दी जाएगी और ये तस्वीर कल साफ हो जाएगी कि आखिर वो कौन कौन सी सीटें हैं जो कि न सिर्फ नंबर्स के लिहाज से बल्कि वो सीटें कौन सी हैं जो कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन में एलजेपी जो सीटें चाह रही थी वो दिया जा रहा था। उसमें कुछ प्रमुख सीटों की अगर बात कर लें तो गोविंदगंज, जहाँ से चिराग पासवान के प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी वो चाह रहे हैं, जबकि स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह जोरदार मुखालफत करते हैं उनकी, वो नहीं चाह रहे हैं कि वो सीट बीजेपी के खेमे से निकले। दूसरी सीट है ब्रह्मपुर की सीट, वहाँ पर उनके संसदीय बोर्ड के हैं हुलास पांडे, उनके लिए चिराग पासवान चाह रहे हैं, जबकि बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाह रही है कि उस सीट को दिया जाए। तो इस तरह के जो फाइन ट्यूनिंग जिसे कहते हैं सीटों के चयन को लेके वो उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक को शो करके और अंततः फॉर्मूला क्या होगा उस पर मुहर लगा दिया जाएगा। नंबर्स जो होंगे रजत जी लगभग तय रहेगा कि 24 से 26 के बीच में हो, वो 24 हो, 25 हो या 26 हो अधिकतम। रजत जी, देवेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देवेंद्र पाराशर ने बताया कि चिराग पासवान को 24 से 26 सीटें मिल सकती हैं। पूरी स्थिति कल सुबह तक साफ हो जाएगी। हालांकि सीटों के बंटवारे का झंझट कम से कम प्रशांत किशोर के साथ नहीं है। प्रशांत किशोर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। सभी 243 सीटों पर जन स्वराज पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। आज उन्होंने जन स्वराज पार्टी के 51 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी भी कर दी। जन स्वराज पार्टी की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह अस्थावा सीट से चुनाव लड़ेंगी। समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से कर्पूरी ठाकुर की ग्रैंड डॉटर जागृति ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा करगहर सीट से भोजपुरी गायक रितेश पांडे को टिकट मिला है। करगहर सीट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो करगहर से या राघोपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज जनसुराज ने करगहर सीट पर कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। अब अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो राघोपुर से मैदान में उतरेंगे। शनिवार को प्रशांत किशोर राघोपुर जा रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि वो चुनाव लड़ने को तैयार हैं बशर्ते पार्टी उन्हें आदेश दे। राघोपुर में जा रहा हूं एक दिन इसलिए क्योंकि वहां के कार्यकर्ताओं ने मेरे नाम से आवेदन दिया हुआ था। उनका एक आग्रह था कि मैं चुनाव वहां से लड़ूं। मैंने उनको ये आश्वस्त किया था कि जब भी चुनाव टिकट की चर्चा होगी, निर्णय होगा तो मैं राघोपुर आऊंगा और क्षेत्र में वहां जितने जनसुराज से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करके निर्णय लिया जाएगा। इसलिए 11 को जा रहा हूं। करगहर की चर्चा पहले आपने की थी, फिर राघोपुर की एक चर्चा आपकी हो रही थी, तो अब ये माना जाए कि यदि संभावना है प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने की तो करगहर में चूंकि टिकट मिल चुका है तो अब राघोपुर ही विकल्प है। करगहर में हमसे बेहतर करगहर के ही माटी के लाल रितेश पांडे हैं जो कि वहाँ कोशिश कर रहे थे, वहाँ लगे हुए थे, बहुत मेहनत किया उन्होंने, तो वो हमसे ज़्यादा वहाँ लोकप्रिय हैं, इसलिए वो लड़ रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि अब राघोपुर है, वहाँ मैं जाऊँगा। अगर वहाँ के लोगों ने तय किया कि मुझे लड़ना है, पार्टी ने उस निर्णय को स्वीकृति दी तो मैं लड़ूंगा, नहीं तो जो वहाँ पर प्रयास कर रहे हैं वो लोग लड़ेंगे। नोट करने वाली बात यह कि प्रशांत किशोर भले ही बिहार से जाति धर्म की राजनीति को खत्म करने का दावा करते हो, लेकिन चुनाव में उन्हें भी जातिगत समीकरणों का ख्याल तो रखना पड़ा। आज जन स्वराज के 51 उम्मीदवारों की जो सूची आई है उसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग के 17, पिछड़े वर्ग से 11, SC ST वर्ग से 7 और 9 टिकट मुसलमानों को दिए गए हैं। प्रशांत किशोर ने सामान्य वर्ग के सिर्फ 7 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। जब हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने जातिगत समीकरणों पर प्रशांत किशोर से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जो टिकट बांटे गए हैं वो जातिगत नहीं है, बिहार के विकास के समीकरण को ध्यान में रखकर बांटे गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के सारे समीकरण नीतीश कुमार ने बिगाड़ दिए हैं। चुनाव से पहले तेजस्वी ने जो जो वादे किए थे उन सबको नीतीश कुमार ने पहले ही लागू कर दिया। इसलिए आज तेजस्वी ने नया दांव चला। तेजस्वी ने ऐलान किया अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो हर घर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। सरकार बनने के बाद 20 दिन के भीतर कानून बना देंगे और 20 महीने के अंदर हर परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। इसके बाद तेजस्वी पूछा गया आखिर इतनी नौकरियां लाएंगे कहां से, सरकारी कर्मचारियों को इतनी तनख्वाह देंगे कहां से? तो तेजस्वी ने कहा किसी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा रोड मैप तैयार है,
बस चुनाव के नतीजे का इंतजार है। बहुत लोगों का सवाल होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या तरीका है। ये सवाल उस समय भी पूछा गया था 20 में, और उस समय भी हमने कहा था कि ये साइंटिफिक रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया है। हम लोगों के पास वैसे सारे परिवारों का डेटा जो है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया था, उसके आधार पे हम लोगों के पास है, बिहार सरकार के पास है, किस परिवार के पास नौकरी है, नहीं है। और ये पूरी तरीके से हम अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये मेरा प्रण है, और जो हो सकता है वही हम करें। कोई जुमलेबाजी नहीं कर रहे, किसी को ठगने का काम नहीं कर रहे। तेजस्वी ने जो कहा है वो किया है, और जो कह रहा है वो करेगा। इस मुद्दे पर कांग्रेस भी तेजस्वी के साथ है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा, महागठबंधन के नेताओं ने एक साथ बैठकर सरकारी नौकरियों का पूरा हिसाब किताब लगाया है। इस वक्त भी 55 लाख सरकारी पद खाली हैं। जब सरकार बनेगी तो दूसरे ऑप्शन भी खोजे जाएंगे, इसलिए हर परिवार को नौकरी देना बड़ी बात नहीं है। बिहार से पलायन रोकना है तो नौकरी देना जरूरी है, इसीलिए यह ऐलान किया गया। देखिए, ऐसा है कि हम कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। यहाँ पे लगभग 45-46 विभाग हैं। हर विभाग में नौकरियों के लिए पद रिक्त है। हम उस पर भी काम करेंगे। और जब हम 17 महीने के इंडिया गठबंधन के में हम लोग थे, उसमें कांग्रेस पार्टी भी थी, तो हम लोगों ने 17 महीने में काफी जॉब दिए। हाल में हमने जॉब मेला लगा करके बाहर के कंपनियों के बुला करके लगभग हम जो है 27,000 नौकरियां दी। एक दो को नहीं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में ही है, बाहर का है। हरियाणा की कंपनी आई थी, गुड़गांव की कंपनी आई थी, महाराष्ट्र की आई थी, नासिक की आई थी। तो हम लोग जॉब ओरिएंटेड काम करेंगे। यहाँ बेरोजगारी इसलिए है, पलायन इसलिए है कि यहाँ कोई रोजगार के युवाओं के पास अवसर नहीं है। बच्चे जो पेपर दे रहे हैं वो लीक हो रहे हैं। तो अंततः यही परिणाम आना है। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव के इस ऐलान का मजाक उड़ाया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, बिहार में 2,70,00,000 परिवार हैं। हर परिवार के एक मेंबर को नौकरी देना किसी की बस की बात नहीं है। तेजस्वी यादव फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इसलिए इस तरह के उल्टे सीधे वादे कर रहे हैं। बिहार के लोग नासमझ नहीं हैं। देखिए, ऐसा है कि बिहार में 2,70,00,000 से ज़्यादा घर है। 2,70,00,000 को वो हर घर को नौकरी देने की बात अभी एकाएक जब उनको लगा कि अब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं बच गया है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं, इसीलिए बचपना में भी, इसको बचपन ही कह सकते हैं हम लोग, इस तरह का स्टेटमेंट देना। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, लोग भूली नहीं है उस जंगल राज काल को, और इनको पता भी नहीं है कि किसी भी स्टेट में सरकारी नौकरी की संख्या का लिमिटेशन क्या होता है, इनको पता नहीं है। इसीलिए अब जो है ये डिप्रेशन में, हताशा में इस तरह की बात करना शुरू कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने भी तेजस्वी यादव के ऐलान को चुनावी झुंझुना बताया। कहा कि लालू यादव 15 साल के राज में नौकरी नहीं दे पाए, नीतीश 20 साल के शासन में नौकरी नहीं दे पाए। अब तेजस्वी एक झटके में सबको अपॉइंटमेंट लेटर देने का वादा करके किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आप कैमरे पर बता दीजिए कि बिहार में एक आदमी भी अगर इसको सीरियसली ले ले, अगर बिहार में 3.5 करोड़ नौकरी तेजस्वी यादव दे सकते हैं तो बाकी सब लोगों को तो अपने घर बैठ जाना चाहिए। 15 साल के इनके माँ बाप और इनके 3 साल के कार्यकाल में 3 करोड़ नौकरी की तो बात छोड़ दीजिए, 3 करोड़ परिवार अपने गरीबी रेखा से नीचे ही गए होंगे इन लोग के लूटपाट और अपहरण भ्रष्टाचार की वजह से। ये सब भ्रम फैलाने की बात है। या तो ये खुद मूर्ख है या सबको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
तेजस्वी यादव के हर परिवार को नौकरी देने के वादे पर किसी को अचरज नहीं होना चाहिए। चुनाव के मौके पर ऐसे वादे तो होते हैं, लेकिन बीजेपी का यह सवाल सही है कि बिहार में 2,70,00,000 परिवार हैं। एक परिवार के एक मेंबर को नौकरी कैसे दी जा सकती है? लेकिन इस समय सारी पार्टियों का मेन फोकस उम्मीदवार चुनने पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों को साथी दलों को मनाने में काफी पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। चिराग पासवान को मनाने में बीजेपी के नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पिछली बार आपको याद होगा, चिराग ने नीतीश कुमार को भारी नुकसान पहुंचाया था। चिराग की वजह से बीजेपी को जेडीयू के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें मिली थी और नीतीश कुमार ने इसका बहुत बुरा माना था। इस बार बीजेपी ने इंश्योर किया कि इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। इसी तरह कांग्रेस को कम सीटों पर मनाने में तेजस्वी के पसीने छूट गए। लगता है कि कांग्रेस पिछली बार से 12 सीटें कम पर मान जाएगी। पिछली बार कांग्रेस 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी। इसका नुकसान तेजस्वी के गठबंधन को हुआ था। प्रशांत किशोर मजे में हैं। उन्होंने अपनी जो लिस्ट जारी की है उसमें गायक भी हैं, गणितज्ञ भी हैं। कर्पूरी ठाकुर और आरसीपी सिंह के परिवार से भी जनसुराज ने नाता जोड़ा है। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट परंपरागत उम्मीदवारों से थोड़े अलग हैं और इसका उन्हें फायदा मिल सकता है। अब बात उत्तर प्रदेश की। लंबे वक्त के बाद आज मायावती सार्वजनिक तौर पर जनता के बीच नजर आई। लखनऊ में मायावती ने एक बार फिर अपनी पार्टी की ताकत दिखाई। आज बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती है। इस मौके पर मायावती ने कांशीराम पार्क में बड़ी रैली की, जिसमें लाखों कार्यकर्ता जुटे। मजे की बात है कि मायावती ने इस रैली में योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया, उनका आभार जताया और अखिलेश यादव को सबसे बड़ा दलित विरोधी करार दिया। मायावती ने इस रैली के जरिए अपने भतीजे आकाश आनंद को विरासत सौंपने के संकेत भी दिए। पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जी जान से 2027 में बीएसपी की सरकार बनाने के लिए जुट जाएं। आकाश आनंद भी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनकी मदद लें। इसके बाद मायावती ने अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आजकल पीडीए की खूब बात कर रहे हैं, लेकिन पीडीए का ख्याल अखिलेश यादव को तभी आता है जब वो सत्ता से बाहर होते हैं। इसलिए दलितों को समाजवादी पार्टी के झांसे में नहीं आना चाहिए। अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया। उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। अनेकों संस्थानों के नाम रखे, जनहित की योजनाएं शुरू की। सारी के सारी अधिकांश जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सभी के सभी इन्होंने बंद कर दी समाजवादी पार्टी की सरकार ने। ये इनका दोगला या दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? जब ये सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीडीए याद आता है और ना पीडीए के जो संत गुरुओं और महापुरुष है वो भी याद नहीं आते हैं। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरु और महापुरुष याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। नोट करने वाली बात यह है कि बीजेपी पर आज मायावती का रुख थोड़ा नरम दिखाई दिया। मायावती ने योगी आदित्यनाथ को दलित महापुरुषों के स्मारकों की देखभाल के लिए धन्यवाद दिया। मायावती ने कहा कि जब यूपी में बीएसपी की सरकार थी तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर और कांशीराम जैसे महापुरुषों के स्मारक बनवाए थे और यह नियम बनाया था कि दलित प्रेरणा स्थलों पर टिकटों की बिक्री से मिले पैसे का इस्तेमाल इन पार्कों के मेंटेनेंस पर हो। लेकिन अखिलेश यादव की सरकार ने वो सारा पैसा दबा लिया। मायावती ने कहा उन्होंने योगी को चिट्ठी लिखकर पुराने सिस्टम को लागू करने की अपील की थी। योगी ने उनकी बात मान ली।
दलित प्रेरणा स्थलों की हालत सुधारी, इसके लिए योगी का आभार। वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी, तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबा कर रखा, एक पैसा खर्च नहीं किया इनके रख रखाव पर, और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी स्थलों की। यही नहीं, और भी स्थल थे, पार्क थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई थी। भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। मायावती ने योगी आदित्यनाथ का आभार जताया तो बीजेपी ने मायावती को थैंक यू कहने में देर नहीं की। योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा, मायावती ने समाजवादी पार्टी के में जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अखिलेश यादव हो, कांग्रेस हो, इन पार्टियों ने दलितों का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने के लिए किया, और जब सरकार बन गई तो दलितों को दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल दिया। बहन मायावती जी का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आदरणीय योगी जी और योगी जी की पूरी सरकार की आज तारीफ की। सामाजिक न्याय के प्रणेता हैं, जो महापुरुष हैं, स्त्रियां हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को आगे की राह दी, उनका हम लोग सम्मान करते हैं। इसके विपरीत अखिलेश यादव जी, जितने भी महापुरुषों या स्त्रियों की मूर्तियां वहां लगी हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, लेकिन अखिलेश जी ने एक एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे कोई भी जिला था, कोई भी मेडिकल कॉलेज था, कोई भी संस्थान था, उसको काटने का काम किया। आज अखिलेश जी, आपसे पूरा प्रदेश देश जानना चाहता है कि आपने कांशीराम जी का अपमान क्यों किया था। और आज जब पूरे उत्तर प्रदेश ने, खासकर अनुसूचित समाज ने आपको हाशिए पे कर दिया है, तब आपको याद आ रहा है कि बाबा साहब की, मान्यवर कांशीराम जी की रैली करें, उनको धन्यवाद दें। ये छल कपट सबको साफ समझ में आती है। अखिलेश यादव को मायावती का कमेंट तीर की तरह चुभा, लेकिन मामला दलित महापुरुषों के अपमान का था, इसलिए अखिलेश ने कोई तल्खी नहीं दिखाई। सबसे पहले तो यह बताया कि कांशीराम को चुनाव जिताने में मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी ने कितनी मदद की थी। फिर दलितों के लिए अपनी सरकार के काम गिनाए। इसके बाद अखिलेश यादव ने मायावती पर तंज किया, कहा कि बीजेपी और मायावती के बीच पर्दे के पीछे जो गठजोड़ कई साल से चल रहा था, लगता है वो अलायंस जारी है। मान्यवर कांशीराम जी को इटावा से सांसद बनाने के लिए समाजवादी पार्टी, नेताजी और हम सब का, और यहाँ पर बहुत सारे साथी बैठे हैं, इनका सहयोग रहा। उनके अलावा अगर प्रतिमा किसी ने उनकी खुद की लगाई तो मैंने लगवाई। मेंटेनेंस को लेकर के, रख रखाव को लेकर के, ऑन रिकॉर्ड आप लोग चेक कर सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में पूरा का पूरा मेंटेनेंस और रख रखाव के लिए एलडीए को निर्देश दिए गए थे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने सही तरीके से रख रखाव किया होता तो पत्थरों का रंग काला नहीं होता। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी सांठगांठ अभी जारी है। आज मायावती की रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी, क्योंकि मायावती का अपना सॉलिड सपोर्ट बेस है। पिछले कुछ साल से ऐसा लग रहा था कि मायावती ने अपने समर्थकों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। वो घर से बाहर कम निकलती थी, सिर्फ मीडिया के सामने आकर लिखे लिखाए बयान पढ़कर अपना काम चला लेती थी। पार्टी की विरासत को लेकर भी अपने भतीजे के नाम पर मायावती फ्लिप फ्लॉप करती रही। नतीजा यह हुआ कि पिछले कई चुनावों में मायावती को हार का सामना करना पड़ा। आज लगा कि मायावती ने अपनी पार्टी में फिर से
जान फूंकने की रणनीति बनाई है। आज जिस अंदाज में मायावती ने अखिलेश यादव और कांग्रेस पर अटैक किया, उसमें पहले वाली एग्रेसिव मायावती की झलक दिखाई दी। आज मायावती के पास उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक एमएलए है, पर बीएसपी का जनाधार बहुत बड़ा है, जो कांशीराम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। इसीलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज अखिलेश यादव के लिए एक और बुरी खबर आई। अखिलेश ने कल रामपुर जाकर आजम खान को मनाया, लेकिन अब रामपुर के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी नाराज हो गए। मुहिबुल्लाह नदवी ने आज आजम खान पर डायरेक्ट अटैक किया, कहा कि किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है, रामपुर में ऐसा कोई सूरमा पैदा नहीं हुआ जो रामपुर के चुने हुए सांसद को रामपुर में घुसने से रोकते। असल में आपको याद होगा, आजम खान और मुहिबुल्लाह नदवी के बीच अदावत पुरानी है। अखिलेश ने आजम के विरोध के बाद भी नदवी को टिकट दिया था, इसलिए आजम खान नाराज चल रहे हैं। कल अखिलेश यादव दोनों का पैचअप कराने के लिए नदवी को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन आजम खान ने कहा, कौन नदवी? वो किसी नदवी को नहीं जानते, अखिलेश के अलावा और किसी से नहीं मिलेंगे। इसलिए अखिलेश को मुहिबुल्लाह नदवी को बरेली में छोड़कर अकेले रामपुर आना पड़ा। आजम खान का ये रुख मुहिबुल्लाह नदवी को नागवार गुजरा। वो चुने हुए सांसद हैं, कल कुछ नहीं बोले थे, लेकिन आज उनका गुस्सा जुबान पर आ गया। नदवी ने कहा, बड़े लोग उन्हें पहचाने ना पहचाने कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रामपुर की जनता उन्हें पहचानती है और रामपुर के लोगों ने चुनाव में बता दिया, अब यहां किसी की नवाबी नहीं चलेगी। हमारे आदरणीय आजम खान साहब, हमने उनके लिए दुआएं की, वो जेल से बाहर आए। मैं नहीं समझता कि वो किस वजह से उनको इतनी मोहब्बत हो रही है मुझसे, लेकिन एक बात ज़रूर है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो इज़्ज़त और सम्मान उनको दिया, ये बहुत काबिल एहतराम जज्बा है। लेकिन हाँ, मैं अब भी कहता हूँ कि सुधार की मुझे भी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है। जिस दिन जेल से वो आए थे, उस दिन हमने इनके साथ में फ़ोन करवाया, हमने इत्तला करवाई कि भाई हम आना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब अभी तो ठंडा करेंगे हम इनको। उनके बेटे जो अब्दुल्ला भाई को भी हमने मैसेज किया, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। तो क्योंकि बड़े लोग हैं, वो रामपुर की जनता से बड़ा कोई नहीं है। आज जो वो वरिष्ठ नेता हैं, तो रामपुर की जनता की वजह से हैं और किसी की वजह से नहीं। इस भूल में कोई ना रहे। अगर रामपुर की जनता को किसी ने हकीर समझा, किसी ने उनको धुतकारा, किसी ने उनका अपमान किया, बेइज्जत किया, वो दौर अब नहीं रहेगा जो पिछला दौर रहा था। अब नवाबियत किसी की नहीं चलेगी। जब कोई खामोशी और शराफत को कमजोरी समझने लगे और मेरे पास ये आने लगा कि मैं क्षेत्र में नहीं जा पा रहा हूँ, तो रामपुर में कोई माई का लाल इतना बड़ा शेर नहीं है जो 5 लाख की आबादी और 11 और 20 लाख के नेतृत्व करने वाले को डरा धमका के रोक दे। किसी के अब मानने ना मानने, किसी के जानने और पहचानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश के लिए बड़ी मुसीबत है, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। न नदवी को कुछ कह सकते हैं, न आजम खान को बोलने से रोक सकते हैं। आज अखिलेश से नदवी के रुख पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, घर की बात है, घर में ही सुलटा लेंगे। आजम खान ने बताया आपको कि उनको रामपुर के सांसद से क्या समस्या है, मुहिबुल्लाह नदवी से, क्योंकि वो हमारा मामला है तीनों लोगों का, वो हम लोग देख लेंगे। सब ठीक हो गया है या फिर सब ठीक हो जाएगा? स्वाभाविक है, आजम खान मुहिबुल्लाह नदवी को पसंद नहीं करते। आजम खान रामपुर के नवाब हैं, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार को लड़ाना चाहते थे। कल जब अखिलेश यादव आजम खान से मिले, तो उन्होंने ज़रूर कोशिश की होगी कि नदवी को लेकर आजम खान थोड़े सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन जो लोग आजम खान की फितरत को जानते हैं, वो समझ सकते हैं कि वो इतनी आसानी से पिघलने वालों में नहीं है। रही सही कसर आज रामपुर के एमपी नदवी साहब ने अपने बयान से पूरी कर दी। अब आजम खान न उन्हें मानेंगे न पहचानेंगे, और ये तकरार अखिलेश यादव के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, लेकिन अखिलेश कभी न कभी इसका रास्ता निकाल लेंगे, इसका भी यकीन करना चाहिए। अब बात बंगाल की। बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए जानलेवा हमले के केस में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 आरोपियों को आज ही अरेस्ट किया गया। हालांकि बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि बंगाल की पुलिस हमला करने वाले तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को बचाने के लिए
छोटे मोटे लोगों को बेवजह गिरफ्तार कर रही है। इससे काम नहीं चलेगा। आज कोलकाता हाई कोर्ट में इसको लेकर 2 पिटीशन फाइल की गई। एक में इस मामले की जांच एनआईए को और दूसरी पिटीशन में जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। दोनों अर्जियों पर कलकत्ता हाई कोर्ट में कल सुनवाई होगी। बड़ी बात यह कि हमले में बुरी तरह घायल बीजेपी एमपी खागेन मुर्मू ने आज खुद अपनी आपबीती सुनाई। सिलीगुड़ी के हॉस्पिटल में भर्ती खागेन मुर्मू ने इंडिया टीवी से बातचीत की और कहा कि हमला प्री प्लान्ड था। जब बीजेपी के दूसरे नेता आगे बढ़ गए तब उनकी गाड़ी को घेर कर उन पर हमला किया गया। खागेन मुर्मू ने कहा कि हमला करने वाले उन्हें जान से मारना चाहते थे, लेकिन किस्मत थी कि वो बच गए। पूरा एक साजिश था हम लोग को मारने का। कुछ लोग वहां आके एक मॉब आके बोलने लगा हम बीजेपी जो हम टीएमसी से हैं, बीजेपी वाले ने किस लिए आए हैं, आपको यहाँ आना नहीं चाहिए, यहाँ खड़ा भी रहना नहीं चाहिए, अब जल्दी यहाँ से भागो। तो हम लोग धक्का मार मार के पीटते और दौड़ाया हम लोग को। गाड़ी में किसी भी हालत से हम लोग चढ़े, गाड़ी तो चलने नहीं पाया, सामने लोग था, मौत था, सब पत्थर लेके लाठी लेके और गाड़ी मूवमेंट नहीं कर पाया। सारा गाड़ी का जो विंडो सीट्स जैसे कि वो शीशा से होता है वो भी तोड़ दिए और पत्थर फेंकने लगा। और उसी में से एक पत्थर मेरे इसी में आप देख रहे हैं मेरे चेहरा में लग रहा है, जैसे कि मेरा इसी पत्थर से इतनी बड़ी गहरी चोट लगी है, बोन भी टूटा है। ऐसा स्थिति था मैं मर जाऊंगा। लेकिन लग रहा है क्या उसी दिन अगर उन लोगों ने जैसे खींच के हम लोग को निकालने का कोशिश किया था, अगर हम लोग को वहां से खींच के निकाल देता तो वो लोग तो मार देता, हत्या करने का साजिश में था वो लोग। परसों ममता बनर्जी हॉस्पिटल में खगेन मुर्मू से मिलने गई थी। मुलाकात के बाद ममता ने कहा कि मुर्मू को कोई सीरियस चोट नहीं है। ममता के इस बयान से खगेन मुर्मू आहत हैं। उन्होंने कहा उनके चेहरे की हड्डी टूट गई, इतना खून बहा, और ममता कह रहे हैं कि कोई गंभीर चोट नहीं है। ये दुखद है। खागेन मुर्मू ने कहा कि हमला करने वाले घुसपैठिए थे, क्योंकि ये लोग ममता का वोट बैंक हैं, इसलिए सरकार उन्हें बचा रही है। उन्होंने यहाँ आके बोले हैं जो घटना घटे है वो तो बीजेपी का इलाका है, क्यों हुआ, और वो आप तो ये शुगर का पेशेंट है। अरे भाई, और बोला क्या, ये तो वहां मॉब गया था, ये उनको मॉब उनको नजर में पड़ा। हमला के कारण मेरे इतना ब्लीडिंग हुआ उनका नजर में नहीं पड़ा। मॉब में जो लोग मौजूद थे वो लोग तो बोल रहे थे ये आदिवासी सावताल बोल के हमको गाली दिया। तो आदिवासी को गाली दे रहा है, अब तो मालूम पड़ जा रहा है क्या वो लोग कहाँ से थे, वो लोग घुसपैठिया थे। तो ममता बनर्जी उनको तो कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ना, वो तो अपना लोग है ना। खागेन मुर्मू लोकप्रिय आदिवासी नेता हैं। सिलीगुड़ी में हमले के बाद खून से लथपथ खागेन मुर्मू की तस्वीरें वाकई में डराने वाली थी। खून बह रहा था, हमला जानलेवा था। इसलिए जब ममता ने खागेन मुर्मू से मुलाकात के बाद ये कहा कि उन्हें ज़्यादा गंभीर चोट नहीं लगी है, तो इसका अच्छा मैसेज नहीं गया और इसका ममता को नुकसान होगा। हालांकि ममता की टेंशन इस वक्त वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर ज्यादा है। चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग की टीम वोटर लिस्ट के रिवीजन की तैयारियों का जायजा लेकर आज दिल्ली लौट आई। इसके बाद पश्चिम बंगाल के चीफ इलेक्शन कमिश्नर मनोज अग्रवाल ने कहा, बंगाल में जल्दी ही वोटर लिस्ट की गड़बड़ी को दूर करने का काम शुरू होगा, लेकिन किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। कोई भी योग्य मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त का ये साफ साफ निर्देश है। जो भी कानून में लिखा है, नियम के मुताबिक है, एसआईआर में वही होगा। एसआईआर में लोगों को कई डॉक्यूमेंट्स का विकल्प दिया जाएगा, किसी तरह की दिक्कत नहीं है।
2002 में हुए SIR में जिन लोगों के नाम मौजूद हैं, ऐसे 70% लोगों को तो कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने लोगों को डराना शुरू कर दिया। ममता ने कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है। वोटर लिस्ट के रिवीजन के बहाने बंगाल के 1 करोड़ लोगों के नाम काटने की तैयारी की जा रही है और वो किसी को बंगाल में गड़बड़ी नहीं करने देंगी। नोट करने वाली बात है कि अब तक ममता कहती थी कि वोटर लिस्ट के रिवीजन के बहाने बंगाल के मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, लेकिन आज ममता ने बिल्कुल उल्टी बात कही। उन्होंने कहा जिस तरह असम में NRC के जरिए हिंदुओं की नागरिकता छीनी गई, उसी तरह वोटर लिस्ट के रिवीजन के जरिए बंगाल में हिंदुओं के वोट काटने की तैयारी है। इसलिए बंगाल के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। अगर किसी का अधिकार छीना जाए, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, तो वो गलत है। असम में आपने देखा होगा कि NRC के नाम पर कितने हिंदू भाई बहनों का नाम काटा गया। असम में सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है। ये SIR है या NRC? मैंने सुना है कि एक केंद्रीय मंत्री ने पार्टी की मीटिंग में कहा है कि हम बंगाल में बहुत सारे नाम काट देंगे। वो काटने वाले कौन होते हैं? आज आप पावर में हो, कल नहीं भी हो सकते। डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये SIR नहीं बल्कि NRC की साजिश है। हम बीजेपी और केंद्र सरकार की एजेंसियों की निंदा करते हैं। ये एजेंसियां बीजेपी के दबाव में आकर ऐसा कर रही हैं। बंगाल के लोग बहुत समझदार हैं। सब जानते हैं कि वो पॉलिटिकली अवेयर हैं। लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार CA का कानून पहले ही बना चुकी है। इसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बर्मा से आए हिंदुओं को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसलिए बंगाल में रहने वाले किसी हिंदू की नागरिकता जाएगी, ये तो बड़ा मुश्किल लगता है। हकीकत यह है कि डर ममता के दिल में है। ममता जानती हैं कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं जिनके वोटर कार्ड बन गए हैं। अगर वोटर लिस्ट रिवाइज हुई तो घुसपैठियों के वोट कटेंगे और इसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को चुनाव में होगा। इसीलिए वो वोटर लिस्ट के रिवीजन का इतना कड़ा विरोध कर रही हैं। अब आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है। आज से गजा में प्रेसिडेंट ट्रंप के पीस प्लान का पहला फेज लागू हो गया। हमास ने भी पीस प्लान को मंजूर कर लिया। अब गजा में शांति है, लेकिन पाकिस्तान में खून खराबा शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ की पुलिस अपने ही लोगों पर गोलियां बरसा रही है। कल रात से ही लाहौर में फायरिंग हो रही है, खून बह रहा है, दर्जन लोग मारे गए हैं। असल में पाकिस्तान के मौलानाओं ने इस पीस प्लान को सपोर्ट करने वाली शहबाज शरीफ की हुकूमत और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। मौलानाओं ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया और तहरीक-ए-लब्बैक के मुखिया साद रिजवी ने इस्लामाबाद में अमेरिकन एम्बेसी के घेराव की कॉल दे दी। इसके बाद शहबाज शरीफ की पुलिस ने आधी रात के बाद लाहौर में तहरीक-ए-लब्बैक के हेडक्वार्टर पर हमला बोला। मौलाना साद रिजवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की। इसके बाद तहरीक-ए-लब्बैक के सपोर्टर्स और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। पुलिस ने फायरिंग की। इस वक्त तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के मरकज पर पंजाब हुकूमत सीधे फायर चला रही है। कारकुनान को जख्मी किया जा रहा है। सिर्फ इसराइल को तस्लीम करने के लिए हुकूमत मुल्क का अमन तबाह करने जा रही है। इसराइल को तस्लीम करने के लिए ये पंजाब पुलिस के गुंडे मरकज तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं। तहरीक-ए-लब्बैक के कार्यकर्ताओं ने भी पुलिस पर पलटवार किया। कई बार पुलिस को पीछे हटना पड़ा क्योंकि कार्यकर्ता देश के अलग अलग हिस्सों से आए थे, जगह जगह बिखरे हुए थे। इसलिए उन्होंने भी पुलिस पर हर तरफ से हमला किया, जिसके बाद पुलिस को कदम वापस खींचने पड़े। ये पुलिस वाले भाग रहे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में फलस्तीन का साथ देने का ये भाग रहे हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। लब्बाइक वालों ने भगा दिया पुलिस वाले। ये है पुलिस वाले, ये भाग रहे हैं। ये इसराइली जामा मस्जिद रहमतुल्लाह आलमीन के ऊपर पुलिस ने धावा बोला है और पहला हमला जो है वो नाकाम बना दिया गया। इस वक्त एक बार तहरीक-ए-लब्बैक ने इस्लामाबाद मार्च करने से पहले अपने सभी कार्यकर्ताओं को लाहौर की मस्जिद
रहमत अली में इकट्ठा होने को बुलाया था, लेकिन फायरिंग और चारों तरफ खून ही खून बिखर गया। प्रदर्शनकारी अपने घायलों को उठाकर मस्जिद में ले गए, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोगों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि किसी के सीने में गोली लगी थी, किसी के सिर में गोली मार दी गई थी। है फलस्तीन के भाइयों, आप हुजूर की बारगाह में हमारी शिकायत न करना। हमारे भाई आपके लिए पाकिस्तान में खून बहा रहे हैं। ये मस्जिद रहमत अली आलमीन के रात के 3 बजे के मनाजर हैं। ये इसराइल को खुश करने के लिए ये यहूदियों की आलाकार हुकूमत पुरअमन शहरियों का खून बहा रही है। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए आए हुए शहीद हमारा कारकुन है। डेथ हो गई, अपना एक कारकुन शहीद हो गया जी। अल्लाह अकबर, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सीने पे गोली लगी, शहीद हो गया एक कारकुन हमारा, शहीद हो गया अभी। तहरीक लब्बैक के नेताओं का कहना है कि ट्रंप ने गजा के लिए जो पीस प्लान बनाया है, उसके बाद फिलिस्तीन का वजूद खत्म हो जाएगा। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर इस प्रस्ताव को मानकर दुनिया भर के मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इसे कोई पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज पर पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, जो कि इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, उन्होंने हमला किया है। ये सीधे फायर किए जा रहे हैं। ये सीधे फायर सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मजलूम फलस्तीनियों की आवाज क्यों बन रही है। इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सहाफी इस बात पर आवाज क्यों नहीं बुलंद कर रहे। किस वजह से तशद्दुद किया जा रहा है, किस वजह से पुरअमन शहरियों के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। तहरीक लब्बैक के नेता 10 अक्टूबर यानी जुमे के रोज इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास के घेराव पर अड़े हुए हैं। सरकार ने लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आने वाली सारे रास्तों की, सारी सड़कों की घेराबंदी शुरू कर दी है। लोगों को रोकने के लिए सड़क पर बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए हैं। सरकार ने तो इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन तहरीक लब्बैक के नेता कह रहे हैं अमेरिकी दूतावास का घेराव तो होकर रहेगा। आप लोगों को जाना प्लान फाइनल है या पोस्टपोन? लेकिन फिलहाल तो हमारे कारकुनान की बड़ी तादाद इस्लामाबाद में पहुंची हुई है। हमारी क़यादत की बहुत बड़ी तादाद वहां पे मौजूद है और हम अपनी भरपूर तैयारियों में, बाकी इसके ऊपर क्या मामला होता है, लाहे अमल क्या होता है, किस अंदाज से इसको आगे लेके जाना है, कब निकलना है, सुबह निकलना है, रात को निकलना है, कल निकलना है, जब भी निकलेंगे आपको इंशाअल्लाह आगाह करके निकलेंगे। आपको एक बार फिर ज़हमत देंगे और फिर अगला लाहे अमल आपसे डिस्कस करके। पाकिस्तानी लोगों को साफ दिखाई देता है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने अपनी दुकान चलाने के लिए ट्रंप के सामने कंप्लीट सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। अब ट्रंप को खुश करने के चक्कर में मुनीर और शहबाज ने यू टर्न ले लिया। इसका गुस्सा पाकिस्तान की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप इजराइल और हमास के बीच पीस डील को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और नोबेल पीस प्राइज की तरफ एक और कदम मानते हैं। पाकिस्तान के नेताओं ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। हालांकि ये श्योर नहीं है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलेगा या नहीं। इसीलिए आज ट्रंप ने कह दिया कि वो 7 युद्ध रुकवा चुके हैं, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें पुरस्कार न देने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेगी। इस पर अचरज की बात यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज की इतनी तलब क्यों है। मध्य प्रदेश में जहरीला कफ सिरप पीने से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। नागपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती छिंदवाड़ा के एक और बच्चे की आज मौत हो गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक PIL दाखिल की गई। कोर्ट से एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाकर इसकी जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट कल इस पर सुनवाई करेगा। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश पुलिस ने जहरीला कोल्ड ड्रिफ्ट सिरप बनाने वाली कंपनी श्रीसन फार्मा के मालिक रंगनाथन को चेन्नई से गिरफ्तार कर लिया।
कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत के बाद रंगनाथन फरार हो गया था, लेकिन आज वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। अब उसे ट्रांजिट रिमांड पर छिंदवाड़ा लाया जाएगा। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, बच्चों की मौत का मामला गंभीर है, किसी भी आरोपी को उनकी सरकार छोड़ेगी नहीं। मोहन यादव ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु की सरकार इस मामले में सहयोग नहीं कर रही। श्रीसंत फार्मा पर कार्रवाई करने में वहां की सरकार ने देरी की, इसलिए जहरीला कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के मालिक को पकड़ने में भी देर हुई। ये बात सही है कि जहां दवाई बनी है, हमारी पुलिस ने आज वहां जाके दबोचा भी है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के द्वारा जिस प्रकार से पूरी सहयोग करना चाहिए उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहाँ के ड्रग कंट्रोलर जो एक्सेस वहाँ उनका अमानक प्रकार की दवाई प्राप्त हुई, उस दवाई पे उसकी प्रॉपर तरीके से जांच होकर उसकी रिपोर्ट आ जाए। और ये बात सही है कि दवाई की कंपनियां जहाँ होती है, एंड टू एंड दवाई के संबंध में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो दवाई कंपनियों की ही होती है। जहाँ कंपनियां ऐसी जो भी प्रोडक्ट बनाती है वहाँ की सरकारें ठोस कदम उठाए और प्रॉपर कार्रवाई करें। तो मूल रूप से ट्रीटमेंट के दरमियान दी गई दवाई की ही गलती है, जो मैन्युफैक्चरिंग मिस्टेक है। और जैसे मैन्युफैक्चरिंग रिपोर्ट वहाँ से आई तमिलनाडु से, आते ही हमने उसको बैन भी किया, वहाँ से भी बैन हुआ है। कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूँ, वो जो इस पे बात कर रहे हैं वो जाए ना तमिलनाडु और धरना दे। ये सही है कि सबसे पहली जिम्मेदारी तमिलनाडु की कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की है, जिसके जहर से 22 बच्चों की मौत हुई। तमिलनाडु की सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि उसने ऐसी अनहाइजेनिक कंडीशन में काम करने वाली फैक्ट्री को क्यों चलने दिया, कभी किसी ने उसकी जांच क्यों नहीं की, और अभी तक उस फार्मा कंपनी का लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किया गया। पर मध्य प्रदेश की सरकार भी अकाउंटेबल है, उसे इस बात का जवाब देना होगा कि उसके ड्रग इंस्पेक्टर्स ने लापरवाही क्यों की। दवाइयों का लैब टेस्ट हर महीने होना चाहिए, वो क्यों नहीं हुआ। ड्रग इंस्पेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सरकार ने क्या एक्शन लिया। अब सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि दवाओं की जांच के नियम इतने सख्त बनाए जाएं कि फिर कभी मिलावट की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। अयोध्या के एक घर में एक धमाका हुआ है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आसपास के कई घर टूटकर गिर गए हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग अब भी मलबे में दबे हो सकते हैं। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में जुटे कर्मचारी मलबे में लोगों को तलाश करने में लगे हैं। प्रिकॉशन के तहत आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया है। लोगों से कहा गया कि वो इस इलाके में ना आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताते हुए अधिकारियों से राहत काम तेज करने को कहा है। सीनियर अफसरों से मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया है। आशंका यह है कि यह धमाका पटाखों के बारूद या सिलेंडर के ब्लास्ट से हुआ। पुलिस इसकी जांच कर रही है, कारण का पता लगाने की कोशिश कर रही है। कल कानपुर में मस्जिद के पास एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ था। कुछ देर के लिए पूरे इलाके में टेंशन हो गई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पुलिस को पता लगा कि विस्फोट मस्जिद के पास खड़ी स्कूटी में नहीं हुआ था, बल्कि एक दुकान के सामने रखे पटाखों के ढेर में आग लगने के कारण ब्लास्ट हुआ और 8 लोग घायल हो गए। जांच में पता लगा जिस दुकानदार ने ये पटाखे रखे थे, उसके पास पटाखों को भेजने का लाइसेंस नहीं था। इस मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसके बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस पटाखों की दुकानों पर रेड कर रही है। उन दुकानदारों के खिलाफ एक्शन लिया गया जिन्होंने लाइसेंस लिए बगैर पटाखों का स्टॉक किया और गैर कानूनी तौर पर पटाखे बेच रहे थे। लखनऊ, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और बांदा जैसे जिलों में एक्शन हुआ। बांदा में भारी मात्रा में गैर कानूनी पटाखे जब्त किए गए। लखनऊ में पटाखों की अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई और वहां भी इलीगल तरीके से बन रहे पटाखों को सीज किया गया। इसके अलावा प्रयागराज और प्रतापगढ़ में भी छापे मारकर अवैध पटाखों को जब्त किया गया। इसमें किसी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स द्वारा जो क्लेम किया जा रहा है वो पूरी तरह से झूठा है। ये लोकल घटना है, इलीगल पटाखों को रखने का, स्टोर करने की घटना है।
इस संबंध में क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं था, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस घटना में 12 लोगों को हम लोगों ने डिटेन कर दिया है, जिसका शॉप है, गोडाउन है, उनको डिटेन कर दिया गया है। और इसमें कोई सैबोटाज की या आतंकवादी घटना का बिल्कुल पूरी तरह से हम खंडन करते हैं। दिवाली का मौका है, लोग पटाखे चलाते हैं, आतिशबाजी चलाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं और बहुत सारे दुकानदार इस दौरान मुनाफा कमाने के चक्कर में गैर कानूनी तरीके से बने हुए पटाखे बेचते हैं, उनको खुले में रखते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, खतरा हमेशा बना रहता है। इसलिए गैर कानूनी तौर पर पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनसे पटाखे नहीं खरीदने चाहिए। और अच्छी बात है कि पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि इसमें कोई आतंकवादी हमला नहीं है। आखिर में एक इंटरेस्टिंग खबर आपको बताता हूं। कल इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस के मौके पर जो डिनर हुआ, उसके मेन्यू की चर्चा आज पाकिस्तान में खूब हुई। इस मेन्यू से पाकिस्तान की आर्मी को जबरदस्त मिर्ची लगी, क्योंकि मेन्यू का टाइटल था 93 ईयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इनफॉलिबल, इम्प्रूवियस और प्रिसाइज, यानी भारतीय वायुसेना के 93 वर्ष अचूक, अभेद और सटीक। मेन कोर्स में जो डिशेज रखी गई थी उनमें शामिल था रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला, रफीकी रहरा मटन, भुलारी पनीर मेथी मलाई, सुक्कुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा दाल मखनी, जकोबाबाद मेवा पुलाव और बहावलपुर नान। मिठाइयों के नाम भी ऐसे ही थे, बालाकोट टिरामिसू, मुजफ्फराबाद कुल्फी फलूदा और मुरीद के मीठा पान। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मेन्यू की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा, इंडियन एयरफोर्स का दिलचस्प मेन्यू ऑपरेशन सिंदूर में बमबारी वाले पाकिस्तानी एयरबेस के नाम पर। आज दिन भर इस मेन्यू की बहुत चर्चा हुई, लोगों को डिशेस के नाम पढ़कर बहुत मजा आया। कुछ लोगों ने कहा ये असली नहीं है, सोशल मीडिया की क्रिएशन है, लेकिन जिसने भी ये मेन्यू क्रिएट किया, असली या नकली, उसकी क्रिएटिविटी को सलाम तो बनता है। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। बिहार में कल से उन 121 सीटों पर नॉमिनेशन शुरू होगा जिन पर पहले फेज में वोटिंग होनी है। कफ सिरप से मौत के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर ग्रीन पटाखे बेचने की परमिशन होगी या नहीं, इस पर कल सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। योगी आदित्यनाथ कल गोरखपुर में स्वदेशी मेले का शुभारंभ करेंगे। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी।